अस्सलाम वालेकुम। टाइप 2 डायबिटीज़, इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। पहले हम टाइप 1 डायबिटीज़ कर चुके हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनती नहीं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसमें इंसुलिन तो बनती है, लेकिन ये इंसुलिन काम नहीं करती। Insulin resistance is a major factor in the development of type 2 diabetes. इंसुलिन तो होती है, लेकिन वो इंसुलिन किसी काम नहीं आती। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज यानी शुगर को इनटेक नहीं करते, इंसुलिन को रेजिस्ट कर देते हैं। इंसुलिन को रेजिस्ट करने के साथ ही ग्लूकोज को, शुगर को भी रेजिस्ट करते हैं, यूज़ नहीं करते। इसलिए ग्लूकोज शुगर लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ता रहता है। डायबिटीज़ टाइप 2 की सिम्टम्स में पहली सिम्टम्स जो आती है वो इंक्रीज थर्स्ट की है। प्यास बढ़ जाती है, पेशेंट जो है ज़्यादा पानी पीता है, बार बार पानी पीता है, और फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेशाब करता है, पेशाब बहुत ज़्यादा बनता है, बार बार पानी पीता है और पेशाब में वो पानी खारिज करता है। असल में ज़्यादा पेशाब वो जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो चुका है उसको कम करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए यूरिन के अंदर वो शुगर खारिज होती है, ताकि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम किया जा सके। और पेशेंट में एक और सिम्टम मिलती है इंक्रीज्ड हंगर, उसकी भूख बढ़ जाती है, खाता बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा खाने के बावजूद उसका वेट लॉस होता है, उसका वज़न कम होता जाता है। एक उसकी सिम्टम ब्लड विजन की होती है, नज़र धुंधली हो जाती है, नज़र कम हो जाती है। और एक ऐसा सिम्टम है वो स्किन का सिम्टम है जो आम लोग भी देख सकते हैं, वो है डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्किन डिस्कलर हो जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है। वो कलर जो है वो गर्दन पर वाज़ा दिखाई देता है, गर्दन ब्लैक हो जाती है, गर्दन की स्किन ब्लैक, और बाकी जो बॉडी है उसकी स्किन जो है वो नॉर्मल होती है। इसके अलावा एक और सिम्टम स्लो हीलिंग। पेशेंट के जो ज़ख़म होते हैं, अगर ज़ख़म बन जाए तो वो इतनी जल्दी हील नहीं होता, ठीक नहीं हो पाता। डायबिटीज़ टाइप 2 की जो काजेज़ हैं, काजेज़ में सबसे पहली कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन बनती है, लेकिन सेल का रिसेप्टर उसे रिसीव नहीं करता, उसे रेजिस्ट कर देता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर सेल के अंदर इनटेक नहीं होती, एंटर नहीं होती, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, सेल खाली रहता है और शुगर लेवल जो ब्लड के अंदर है वो बढ़ता जाता है। दूसरी काज ओबेसिटी, मोटापा है, फैट डिपोजिशन होती जाती है, पेट पर चर्बी बढ़ जाती है, और ये जो चर्बी है, फैट डिपोजिशन है, ओबेसिटी है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो तीसरी कॉज इसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें ये कॉज जो है एक्सरसाइज ना करने की वजह से उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। एक कॉज जो है वो जेनेटिक्स की है, वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को अगर डायबिटीज़ हो तो फिर ये भी कोई काज बन सकती है कि उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो प्री डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर उनको काउंटर कर लिया जाए, उनको कंट्रोल कर लिया जाए, में
सबसे पहला फैक्टर जो है वो है वेट गेनिंग, वेट का बढ़ते जाना। ज़्यादा वेट जो है वो शुगर के लिए रिस्क फैक्टर है, इसको कंट्रोल करें तो शुगर से बचा जा सकता है। दूसरा जो है फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस्म के अंदर फैट का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ जाना। और सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन होती है वो पेट के ऊपर जो चर्बी बढ़ जाती है, पेट में जो चर्बी होती है, ये ज़्यादा डेंजरस है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो वेस्ट की मेजरमेंट जो है वो मेन में, मेल में वो 40 इंचेस, 40 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 40 इंच से ज़्यादा तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, 40 इंच से कम करनी चाहिए। और ख़वातीन में 35 इंच से ज़्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर 35 इंच है तो इसको इससे भी कम करें। तीसरा रिस्क फैक्टर इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करना। एक्सरसाइज करें तो फिर रिस्क फैक्टर ये ख़त्म हो जाएगा। नंबर चौथा फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में बाज़ औक़ात ये डायबिटीज़ चल रही होती है तो ये फिर बच्चों के लिए रिस्क फैक्टर है, बच्चों में हो सकती है। लिपिड लेवल्स ब्लड के अंदर जो होते हैं वो भी रिस्क को इंक्रीज करते हैं। HDL ये कोलेस्ट्रॉल है, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसका लेवल अगर ब्लड के अंदर कम हो जाए तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए। और एज भी रिस्क फैक्टर है, 35 साल के बाद डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। एक और रिस्क फैक्टर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये औरतों में होती है, इसे पिकोज या PCOS भी कहते हैं। इसके साथ एक और डिसऑर्डर होता है एक्सेस हेयर ग्रोथ, इसे हर्सोटिज्म कहते हैं। औरतों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के साथ ही मिलती है। ओबेसिटी भी होती है, ये तो रिस्क फैक्टर और इनको कंट्रोल करना चाहिए। डायबिटीज़ टाइप 2 में और डायबिटीज़ टाइप 1 में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशंस मैं कुछ गिनवा देता हूँ। हार्ट एंड ब्लड वेसल की डिजीज़ होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर है, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, नैरो ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। और फिर एक कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी है, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है नर्व्स की और पेशेंट फील करता है टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग और पेन। तीसरी कॉम्प्लिकेशन नेफ्रोपैथी, CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और ये जब बढ़ती ही चली जाती है। GFR गिरता जाता है, GFR बहुत कम हो जाता है। जब 30 से कम हो जाए GFR तो उसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहते हैं। जब 30 से कम हो जाए तो फिर डायलिसिस पे आना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। और एक और कॉम्प्लिकेशन है जो आँखों के मुतल्लिक है, रेटिनोपैथी, आई डैमेज होता है। इसमें कैटरैक्ट और ग्लाउकोमा होता है, सफ़ेद मोती और काला मोतिया, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना हो जाता है, ब्लाइंडनेस होती है, नज़र कम हो जाती है, ये बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। और शुगर की कॉम्प्लिकेशन में स्किन के प्रॉब्लम भी आते हैं। शुगर अगर हाई रहे, ज़्यादा अरसे तक चलती रहे तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस जो है वो ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया की। एक कॉम्प्लिकेशन है गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है ये एक बड़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है। ये पाँव में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, नर्वस जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, एम्पुटेशन करना पड़ती है। यानी फिर वो इन्फेक्शन इतनी बढ़ जाती है कि उंगली, पाँव या टांग काटना पड़ती है। एक कॉम्प्लिकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, बहरापन पैदा हो जाता है। और
डिमेंशिया होता है, डिक्लाइन ऑफ मेमोरी, याददाश्त कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। और कॉम्प्लिकेशन में डायबिटिक कोमा भी होता है। इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से और डायबिटीज़ से बचने के लिए प्रिवेंशन मेजर्स भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं। वो प्री डायबिटीज़ कंडीशन में डायबिटीज़ आने से पहले कंट्रोल किया जा सकता है इसको। इसके लिए हमें लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। ईटिंग हैबिट्स वो चेंज करना होती हैं। हमारी जो डाइट है, हमारी जो फूड है, उसमें फ़ैट कम होना चाहिए, कैलोरीज भी कम होनी चाहिए और फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। और कुछ फ्रूट जिनमें मिठास कम होती है वो फ्रूट लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, होल ग्रेन्स लेने चाहिए। होल ग्रेन्स में ये भुने हुए चने, भुने हुए मकई के दाने और भुट्टा जो है ये शामिल है। ये इसमें डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉक एक्सरसाइज जो है वो डेली आधा घंटा जो है ये टाइम होना चाहिए। वेट लॉस करना या वेट कम करना शुगर में ये बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वेट ज़्यादा हो तो 7% से 10% तक जो वेट है वो कम करना चाहिए। अगर 100 kgs वेट है तो उसमें से 7 से 10 किलोग्राम तक वज़न कम करना चाहिए, यानी तकरीबन 90 kg तक वेट होना चाहिए। तो जहाँ तक डायबिटीज़ यानी शुगर की ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ है, ये डायबिटीज़ टाइप 1 का और डायबिटीज़ टाइप 2 का जो ट्रीटमेंट है ये सेपरेट हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 की काजेज़ कुछ और होती हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 की काजेज़ कुछ और होती हैं। इन काजेज़ को एड्रेस करना पड़ता है। इनका जो ट्रीटमेंट है वो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही कर सकता है। तो इसकी बहुत बड़ी रेंज है ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की। 100 से ज़्यादा होम्योपैथी में शुगर के इलाज के लिए मेडिसिन हैं और ये तजवीज़ जो है एक्सपर्ट डॉक्टर कर सकता है। जहाँ तक जनरल मेडिसिन का ताल्लुक़ है वो उनमें साइजीजियम क्यू है, वो आप ले सकते हैं। 10 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम पानी में डाल के पी सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। और दूसरी मेडिसिन है फ्लोरिजीन, ये भी आप ले सकते हैं। ये 2 मेडिसिन हैं जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को जल्दी ही और अफेक्टिवली कम कर देती हैं। लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए मियाज़म को एड्रेस करना और काज को एड्रेस करना पड़ता है और उसके साथ ही शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी साथ ट्रीट करना पड़ता है।